Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Vectors, Part 3, Coordinate System and Components of Vectors. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे चूज़ करते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, और उसके यूजेस क्या क्या हैं. सेकंड हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे लेते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, उससे पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो पिछले वीडियो से हमें पता है कि दो वेक्टर अगर हैं, सपोज एक है वेक्टर ये ए और एक वेक्टर है बी ए. ठीक है, तो अगर मुझे ए प्लस बी निकालना तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम इस तरीके से रखते हैं कि एक वेक्टर का टेल दूसरे के टिप पर हो, और फिर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा इसे हम बोलते हैं ए प्लस बी वेक्टर. ठीक है, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, तो ये देखो, अभी यहाँ पर दो वेक्टर थे और हमें एसोसिएटिव लॉ पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, ठीक है, कोई एक वेक्टर ये है, फिर एक वेक्टर ये है, फिर एक वेक्टर ये है, और ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं. ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो जब रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है. ओके, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और वो जिस ओरिएंटेशन में हम चाहते हैं उसी ओरिएंटेशन में, कि एक का हेड या टेल और दूसरे का टेल अगर एक दूसरे से लगे हुए हैं तो हम डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लिखेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ओके, अच्छा, हमने एक और बात की थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. ठीक है, तो सपोज हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे मोशन कर रहा है. तो जैसे कि हमने बताया था कि हम पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं किसी भी पोजीशन पे. ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया और सपोज एक पोजीशन वेक्टर इधर कहीं हो गया. तो ये दो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं. और जैसे कि आपको पता है चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये आएगी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट. तो अगर इस पॉइंट को मैं बोलूँ O, इसे बोलूँ P और इसे बोलूँ Q, तो हमारा एक पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ पी वेक्टर, और एक पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा ओ क्यू वेक्टर. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पी क्यू, ये हम कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एक ओ पी वेक्टर है, एक पी क्यू वेक्टर है और एक ओ क्यू वेक्टर है. जो ओ क्यू वेक्टर है वो ओ पी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब उन दोनों का सम है ना. तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर है ओ क्यू वेक्टर के, है ना, ट्रायंगल लॉ से. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पी क्यू वेक्टर वो क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर. ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. ठीक है, हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो चलो ये तो हो गई पहले की बातें. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पर. तो चलिए इस वीडियो के पहले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, आपको कुछ आइडिया होगा वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, फिर भी एक बार अच्छे से इसको समझते हैं. तो देखो, सपोज एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है. ठीक है, हमारे पास रेडार है, हमारे पास एक ये रेडार है और एक एनिमी का प्लेन. ठीक है, कोई प्लेन है एनिमी का और वो ऐसे हमारे एयरफील्ड में मूव कर रहा है. अब हमारी रेडार जो है वो क्या टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है कि हम यहाँ से एक वेव छोड़ें. ठीक है, वो वेव इससे टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी. ठीक है, फिर हमारा जो रिसीवर है वो उसे डिटेक्ट कर लेगा और ये पता लगा लेगा कि जो हमने वेव छोड़ी थी और वो वापस आई उसमें कितना टाइम लगा, डेल्टा टी कितना आया, और हमें इस वेव की वेलोसिटी भी पता है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है
ये जो डी है, हम ये डी कैसे निकालेंगे, डी हो जाएगा हमारा डेल्टा टी इंटू वी, ठीक है। और ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। तो हमें एक तरीके से इस प्लेन की पोजीशन पता है किसी टाइम टी पर। फिर ये प्लेन जब ये इधर आएगा, ठीक है, तब हमने इसका एक और पोजीशन नाप लिया D2, ठीक है। फिर जब ये यहाँ होगा, फिर हमने एक और पोजीशन देख लिया इसका D3। सिमिलरली हम इसके जब पोजीशन एनालाइज करेंगे तो हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी टाइम T डैश पर ये ऑब्जेक्ट इधर होगा, ठीक है। हम ये प्रेडिक्ट कर लिया इसका मोशन एनालाइज करके। फिर हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ से मिसाइल छोड़ सकते हैं। यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे कि इस पॉइंट पे ये प्लेन होगा मान लो 2 घंटे बाद, तो अगर यहाँ से 2 घंटे लग रहे हैं मिसाइल को पहुँचने में तो इस पॉइंट पे जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम इस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये डी डिस्टेंस पे है थीटा एंगल पे, इसको मैं स्टोर कैसे करूँगा, मतलब एनालाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं कैसे स्टोर करूँ। तो देखो, स्टोर करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन हम क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं हम कि देखो, जो हमारा वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशन में है, मतलब 3 डायरेक्शन है। एक प्लेन हो गई, ठीक है, मतलब जिस लैंड पे हम चल रहे हैं हम आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, तो ये तो हो गई 2 डायमेंशन। और एक हो गई ऊपर आसमान की तरफ, ये 3rd डायमेंशन। तो हम हमारे वर्ल्ड को 3 डायमेंशन में बांटेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे 3 डायमेंशन में हमने इस वर्ल्ड को बांट दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो अगर हमने एक सिस्टम यूज़ किया तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो प्लेन किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन क्या थी, सपोज x0 है, x0 क्यों कुछ भी ले लो कि कुछ भी पोजीशन है, x माइनस y और z, ये कोई पोजीशन है। फिर यहाँ पर कुछ पोजीशन है, यहाँ कुछ पोजीशन है। फिर हम प्रेडिक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ x0, y0 और z0 पोजीशन होगी, ठीक है। अब हमारा काम आसान बन गया। अब हमारे मिसाइल को पता है कि मुझे एक एग्जैक्ट पॉइंट पता है x0, y0, z0 जहाँ पर इस मिसाइल को पहुँचना है, ठीक है। तो देखो, इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन एनालाइज कर रहे हैं हम उसकी पोजीशन एकदम करेक्टली एक्यूरेट वे में स्टोर करें, ठीक है, उसका ट्रैक रखें कि कैसे मूव कर रहा है। तो मोशन के अंदर किसी भी चीज़ का मोशन हो तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी पोजीशन एनालाइज करने के लिए, ओके। फिर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं ये किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, ये 3 एक्सिस परपेंडिकुलर है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लेते हैं, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको ले लेते हैं हम x और इसको ले लेते हैं y और ये हो गया हमारा z, ओके। तो देखो, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, x0, y0 और z0, ठीक है। तो इस हमारे वर्ल्ड में, मतलब अगर ये ओरिजिन है और इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है ना, मान लो कोई बर्ड उड़ रहा है, ठीक है, कोई बर्ड उड़ रहा है, तो इस बर्ड की पोजीशन मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर डाल के, ओके। तो ये पोजीशन वेक्टर डाल के मैंने इस बर्ड की पोजीशन पता लगा ली। और इस बर्ड की जो ये पोजीशन है, ये जो पॉइंट है, हम ये भी पता लगा सकते हैं, ये हो जाएगा x, y, z कोई पॉइंट है। ऐसे हम कुछ भी हो हमारे एनवायरनमेंट में हम उसकी पोजीशन ऐसे पता लगा सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे चूज करें। तो देखो, आपके पास ये फ्रीडम रहती है कि आप ओरिजिन भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और ये जो ओरिएंटेशन है ये भी, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स नहीं है कि इसी तरह लेना है या फिर यहीं लेना है। देखो, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमारा जो रेडार था, इसको रेफरेंस बनाना है ना, इसको रेफरेंस पॉइंट बनाना सेंस बनाता है कि हाँ, इसे रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन को नाप रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ओके। लेकिन सपोज अगर हमारा मोशन कुछ ऐसा हो रहा है कि 2 कार हैं, ठीक है, रेस कार्स, और वो दोनों रेस कर रही हैं और आप यहाँ पर खड़े होकर इंजीनियर हो, आपको ये देखना है कि कौन सी कार में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, आप इंजीनियर हो इन दोनों कार के, तो आप इन दोनों का मोशन एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे लोगे, अपने आप को, क्यों, ठीक है। तो आप अपने आप को कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बनाओगे, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे मतलब आप इनकी जो पोजीशन है
वो एकदम करेक्ट वे में आप हर टाइम पे नाप सकते हो, ठीक है। फिर उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी आप नाप सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, मतलब हिल है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो अगर कोई गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, तो अगर कोई गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, अगर इसका मोशन आपको एनालाइज करना है, तो देखो अगर कोई गाड़ी के अंदर बैठा है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे लेगा? अपने आप को, ओके। फिर वो सड़क को देखेगा और इधर देखेगा, वो मोशन एनालाइज करेगा। और अगर कोई बंदा नीचे खड़ा है सड़क पे, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे लेगा? अपने आप को। और यहाँ पर जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो ओरिएंटेशन लिया ना वो ऐसे लिया है कि हमारा एक्स इधर हो, वाई ऐसे हो और जेड ऐसे हो। इसका यूज क्या है? देखो मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और हमारे जो फोर्स लगेंगे नॉर्मल वगैरह वो इस डायरेक्शन में ऐसे लगेंगे, तो हमारा ये वाला जो ओरिएंटेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये ज़्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। तो ये एंटायरली आपके ऊपर है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन, जो एक्सिस के ओरिएंटेशन आप वो कैसे लें और ओरिजिन कैसे लें, ठीक है। तो जब हम ये मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन और बाकी के आगे के जितने भी मैकेनिक्स की स्टडी है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये वेक्टर है एक, इस वेक्टर की ये जो लेंथ होती है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये चीज़ इसकी डायरेक्शन बताती है, ये है डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस वेक्टर को छोटा करता रहूँ, छोटा करता रहूँ, छोटा करता रहूँ, ठीक है, अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा वेक्टर बन जाएगा, मतलब बस एक डायरेक्शन है इधर, ठीक है। तो देखो अगर ये कोई फोर्स वेक्टर था 10 न्यूटन का, ठीक है, ये कोई फोर्स वेक्टर था, ये इसका मैग्नीट्यूड 10 था। अगर मैं इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा एक वेक्टर ये बना दूं जिसका मैग्नीट्यूड है 1, ओके, तो अगर मैं इधर 5 न्यूटन की लाइन डाल दूं, 5 न्यूटन की, तो एक वेक्टर बन गया है हमारा, है ना। तो ये लाइन डालने से पहले, उसमें मैग्नीट्यूड डालने से पहले ये जो था, ठीक है, ये बस एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, ठीक है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसके अंदर एक डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है 1, इसके आगे कोई यूनिट्स नहीं है, किलोग्राम, न्यूटन, कुछ नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का वेक्टर है, ओके, जिसकी ये जो होती है ना लेंथ, ये नहीं होती, ऐसा समझो इसको, ओके। तो बस एक डायरेक्शन होती है। तो देखो इसका यूज क्या है कि सपोज इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है v, ठीक है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हमसे बोला जाए कि इसी की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब इसी के, मतलब फिर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये यूनिट वेक्टर हो गया, अब हम इसे 5 मीटर पर सेकंड का एक वेक्टर बनाना है, वेलोसिटी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 5 मीटर पर सेकंड की लेंथ ऐड कर देंगे, ठीक है। यह उनका हमारा बन गया एक वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके अंदर बस एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 रहता है। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? देखो अगर कोई z वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? z वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना, ओके, कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ये, तो ये कैसे निकालेंगे हम? z वेक्टर डिवाइडेड बाय z वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। या फिर अगर मैं ग्राफिकली बताऊं, ये z वेक्टर का होगा ये डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है, ठीक है। तो अगर हम ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो इसका भी आपको अभी यूज समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जब हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, ठीक है,
तो इसके अंदर सपोज अगर कोई चीज़ इधर चली है, कोई चीज़ इधर चली है, मान लो 10 मीटर, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हम क्या लिखेंगे? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लोगों ने क्या बोला कि देखो हम है ना इन तीनों डायरेक्शन में 3 यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और वो 3 यूनिट वेक्टर क्या क्या है? इधर बोला आई कैप, इधर बोला जे कैप और इधर बोला के कैप। एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के। तो जब हमारा कोई चीज़ 10 मीटर ऐसे वाई में चला तो ये जो वेक्टर होगा हम इसे क्या बोलेंगे? 10 जे कैप, है ना। मतलब ये लेंथ मैग्नीट्यूड 10 मीटर इनटू यूनिट वेक्टर जे कैप, तो हमारा ये वेक्टर क्या हो गया? 10 जे कैप। सिमिलरली अगर कोई चीज़ इधर चली ऊपर, ठीक है, 5 मीटर, तो ये जो वेक्टर है ये क्या होगा? 5 के कैप। ऑलराइट। और ये ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है कि 10 न्यूटन फोर्स एक्स की डायरेक्शन में क्या वेक्टर बनेगा, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स एक्स की डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन के लिए हमने एक लेंथ डाली और ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा 10 न्यूटन आई कैप। ओके, तो हम यूनिट वेक्टर ऐसे लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के लिए हम हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं। ओके, तो अगर ये मेरा है, ये है x, ये है y, ये है z, तो हमारे 3 यूनिट वेक्टर क्या है? x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर का यूज़ कैसे आता है। अगर कोई चीज़, इमेजिन करो कोई चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था कि आपका स्कूल इस पॉइंट से आपके घर से 4 किलोमीटर है इधर ईस्ट में, ठीक है। तो 4 किलोमीटर इधर है, ये है आपका स्कूल, ये है आपका घर ओ बोल देते हैं। और फिर आपके स्कूल से आपका जो प्ले ग्राउंड है वो है 4 किलोमीटर ऊपर और ये है 3 किलोमीटर। ओके, तो अगर मुझे ये बताना है कि ये वेक्टर कितना होगा, ठीक है, तो देखो हम ये लिख सकते हैं कि ये वेक्टर कितना है? 3 मीटर y में, तो हम ये बोल सकते हैं ओ एस वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा? 3 जे कैप, ठीक है, बोल सकते हैं। और हमारा जो s, अगर ये पॉइंट को मैं बोलूँ ये है आपका पार्क, तो p बोल देते हैं इसको। तो जो एस पी वेक्टर होगा, एस पी वेक्टर ये कितना होगा? 4 के कैप, ऊपर डायरेक्शन में z की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो वेक्टर बनेगा ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर क्या होता है? ओ एस वेक्टर प्लस एस पी वेक्टर। मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि 3j प्लस 4k कैप, ठीक है। तो हमने ओ पी वेक्टर को एक तरीके से ऐसे नंबर से और डिजिट से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो ये है फ़ायदा यूनिट वेक्टर को यूज़ करने का, ठीक है। अब हमने ये 3 यूनिट वेक्टर ले लेना, हम किसी भी वेक्टर को सिर्फ ऐसे नंबर से दिखा सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस दूं, मान लो कोई पॉइंट है इधर 8, 10, ठीक है, और कुछ एक और ले लेते हैं हम 5, ठीक है। अगर ये कोई पॉइंट है तो अगर मैं इस चीज़ को ज्वाइन करूं तो ये जो वेक्टर होगा इसको मान लो मैं कुछ सी वेक्टर बोल देता हूँ। तो देखो सी वेक्टर क्या होगा, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन और ये है हमारा पॉइंट 8, 10, 5। तो हमें ये वेक्टर बताना है, ये वाला। तो देखो ये वेक्टर क्या होगा, ये है सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या होगा हमारा, हमें एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है? 8, ठीक है, तो 8i। फिर हमें वाई डायरेक्शन में कितना चलना है? 10 प्लस 10j। फिर हमें जेड में कितना चलना है? प्लस 5k, ठीक है, कैप लगा दो। तो हमने सी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। सपोज हमें कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, जैसे ये जैसे ओपी वेक्टर है। अगर हमें ओपी वेक्टर दे रखा है तो हम ओ एस वेक्टर और पी एस वेक्टर भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको मैं बोल देता हूँ ये है x, ये है y, ये है z।
और हाँ देखो, इसको मैं ना कुछ भी ले सकता हूँ, इसको मैं z भी ले सकता हूँ और इसको x ले सकता हूँ, इसको y ले सकता हूँ, कुछ भी, ये आपके ऊपर है, पूरी फ्रीडम है आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला x ही हो, ये वाला y हो, मैं इसे x ले लूँ या इसे x ले लूँ, ठीक है। तो ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस फिर ये है कि आप जैसा ले रहे हैं ना उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है कोई, ठीक है, जो कि है 5 6 और आगे वाला 0, मतलब x वाला 0 हम कैसे लिखते हैं, कोई कोऑर्डिनेट x y z लिखते हैं ना, हमेशा ये याद रखना, पहले x फिर y फिर z, हम हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 है और y वाला कोऑर्डिनेट है 5 और ये वाला है 6 और ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे हमने ये बताया था OS वेक्टर क्या है और PS वेक्टर क्या है, जिन दोनों से मिलके बना है। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 यूनिट्स या 5 किलोमीटर y में चलूँ, अगर मैं 5 यूनिट y में चलूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं 6 यूनिट्स z में चलूँ, तो हमारा ये वेक्टर पहुंच जाएगा, हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इसको मैं c वेक्टर बोल देता हूँ। तो c वेक्टर क्या है हमारा, अगर मैं y में चलूँ 5 मीटर या 5 किलोमीटर जो भी यूनिट्स हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि 5j चलो, देन उस पोजीशन से आप 6k चलो, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे और यही वेक्टर c वेक्टर है। तो ये हमारा बन गया c वेक्टर। तो हमने ये जो वेक्टर बनाए ना दो, हमारे पास c वेक्टर था ओरिजिनली, ठीक है, और उससे हमने ये दो वेक्टर बनाए। ये दो वेक्टर क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दो वेक्टर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो इमेजिन करो हमारे पास कोई वेक्टर है a, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, और जैसे कि आपको पता है ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे, मॉड a। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, मतलब ये ऊपर एक वेक्टर और ये, हम मैग्नीट्यूड को सिंपल a लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ऐसा a, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल a वेक्टर, ठीक है। जैसे कि अगर कोई f वेक्टर है f, ठीक है, तो अगर मैं f लिखूं, इसका मतलब क्या है, ये f क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, ना कि वेक्टर, ओके। तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, याद रखना, ओके। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये a है ना, मैं इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे इसे तोड़ क्यों रहे हो, कई बार क्या होता है, तोड़ के सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो, अगर एक वेक्टर ये है और जैसे कि मैंने बोला कि इस वेक्टर को मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ सकता हूँ, याद रखना हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो अगर मैं हमारा x कोऑर्डिनेट एक्सिस ये लूँ, ये है x और ये है ऊपर वाली y, तो देखो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो मैं इस a वेक्टर को एक इसके अलोंग एक वेक्टर ले सकता हूं और एक इसके अलोंग वेक्टर ले सकता हूं और इसको हटा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग लेंगे और इसका एक कंपोनेंट y के अलोंग लेंगे, ओके। तो ये कंपोनेंट्स हम लेते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इस a वेक्टर का कंपोनेंट लेना है x की डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट क्या होता है, इस a वेक्टर का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैं ऊपर से ना लाइट मारता हूँ, ठीक है, ऊपर से मैं ब्लू कलर की लाइट शाइन करता हूँ ऐसा, तो आप मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ तक ब्लू लाइट दिखेगी इस एक्स एक्सिस पे। ऑब्वियसली ये वाली लाइट इतनी दिखेगी, बाकी लाइट्स इस ये वेक्टर कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर कौन सी लाइट कहाँ तक कवर करेगा, ये चीज़ कवर करेगा, ये वाली जो भी लेंथ होगी ना ये। तो जो लाइट को ये कवर कर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, मतलब शैडो, ठीक है। जो भी शैडो पड़ेगी उस शैडो को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइट ऊपर से सीधा आ रही है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा ए वेक्टर है, मतलब हाइपोटेन्यूस है ये। और अगर हमें ये एंगल दे रखा है, तो हमारा ये चीज़ कितनी होगी, ए कॉस थीटा, है ना। तो हमारी ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, ए कॉस थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया इंटू कॉस थीटा।
तो हमारा जो ए एक्स आएगा वो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। ये तो है मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये कितना आएगा, ए कॉस थीटा। और जैसा कि आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई। तो इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, आई। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली एकदम एग्जैक्टली इसी वे में अगर मैं लाइट इधर से डालूं तो इसकी जो शेडो बनेगी वो इतनी बनेगी इस वेक्टर की, एक ही। ठीक है, लाइट यहां तक रहेगी तो मतलब शेडो यहां तक आएगी। तो ये जो लेंथ आएगी ये हमारा हो जाएगा y कंपोनेंट। ठीक है, इस वेक्टर का। तो y कंपोनेंट कितना होगा, आप इजीली पता लगा सकते हैं। ये एंगल होगा थीटा, तो ये भी थीटा है, तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर, a sin थीटा, है ना। तो ये आएगा हमारा ए वाई, कितना आएगा, a sin थीटा। तो अगर मैं ए वाई वैक्टर लिखूं तो ये हमारा कितना आएगा, a sin थीटा j कैप। इधर कैप लगा दो। तो देखो हमने क्या किया, इधर हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर और हमारे पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, ये है x और ये है y। ठीक है, और हमें ये एंगल दे रखा था थीटा। तो हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व करके क्या लिखा, एक तो यहाँ पर लिखा हमने, ये आया हमारा a cos थीटा i और एक ये आया a sin थीटा j। ठीक है, फिर हम इसको हटा सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर बराबर है, अगर ये एंगल में थीटा दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। ठीक है, और ये कंप्लीट सेंस भी बनाता है। देखो अगर मैं इसको उठा के इधर रखूं, ठीक है, इसको उठा के मैं इधर रखूं तो देखो a cos थीटा प्लस a sin थीटा वेक्टर एडिशन बराबर है a वेक्टर के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आएगा ये और ये आएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझें। एक बार आपको ये आ गया ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन या वेक्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने कंपोनेंट सही से लेना सीख गए तो। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर हमारे पास ये x है, ये y है। ठीक है, अगर मैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ एक एंगल से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर थीटा जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम को 15 डिग्री घुमा देता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारी जो नई एक्सिस बनेगी वो ऐसी बनेगी, ए 15 डिग्री ऐसे, ये बनेगा हमारा x डैश और यहाँ पर बनेगा हमारा कोई y डैश। ठीक है, तो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया। तो देखो मैं इस a वेक्टर को ना इस x डैश के अलोंग और इस y डैश के अलोंग भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है। बस अब ये थीटा की जगह हमारा एंगल कितना आएगा, ये एंगल था पूरा 45 डिग्री और ये एंगल है 15 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ए एक्स डैश कितना आएगा, ए कॉस 30 आई डैश कैप, और ए वाई डैश कितना आएगा, ए वाई डैश कितना आएगा हमारा, ए साइन 30 जे डैश कैप। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है हम उसे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। किसी पॉइंट पर, ठीक है, सपोज कोई तीन फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 10√2 न्यूटन और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 5/√2 न्यूटन और ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो हम ये तीन फोर्स वेक्टर हैं, इसे बोल देते हैं F1 वेक्टर, इसे बोल देते हैं F2 वेक्टर और इसे बोल देते हैं F3 वेक्टर। तो देखो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स आएगा वो इन तीनों का सम आएगा। अगर हम किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लगा रहे हैं तो एक नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो हमें वो नेट फोर्स निकालना है। तो देखो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करते, हमारे जो ट्रायंगल लॉ है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड मतलब हम एक्स वाई कंपोनेंट लेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे। तो देखो कितना ईजी हो जाता है। हम क्या, देखो इस पॉइंट को ओरिजिन बनाना सेंस बनाता है ना, तो हम यहाँ पर ओरिजिन लेंगे
और हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ये हो गया हमारा y, और इस डायरेक्शन में हम लेंगे, ये हो गया हमारा x। ठीक है, तो देखो F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 को मैं लिख सकता हूँ 10 न्यूटन आई कैप, है ना। F2 कितना है हमारा, देखो F2 वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे, हम F2 का एक x कंपोनेंट लेंगे और हम F2 का एक y कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, F2 x कितना है, देखो x कंपोनेंट, मैं इस F2 को x और y में रिजॉल्व कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो देखो 10√2 cos 45 हमारा x डायरेक्शन में होगा, तो F2x कितना हो गया हमारा 10√2 cos 45 आई कैप। ठीक है, और F2y कितना होगा हमारा 10√2, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो 10√2 साइन 45, है ना। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखो अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर डालूँ तो ये जो ये वाली साइड है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, है ना। एटलीस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको इतना तो आता ही है कि ये साइड कितनी होगी अगर ये पता है, और ये साइड कितनी होगी अगर आपको ये पता है और एंगल पता है। सिंपल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। ठीक है, तो देखो हमारे दो फोर्स बन गए। अच्छा, हमारा जो F3 है वो भी ऐसा ही है, इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखो हमारा F3 जो है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा F3x वेक्टर और एक होगा F3y वेक्टर। ओके, तो देखो F3x वेक्टर क्या होगा, x कंपोनेंट, देखो ये होगा हमारा दिस इंटू कॉस थीटा, है ना, साइड के जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो दिस इंटू कॉस 45 x डायरेक्शन में, लेकिन ये है पॉजिटिव x और ये है नेगेटिव x, तो जो नेगेटिव x में जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा वो होता है -i। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 5/√2 cos 45 और ये होगा हमारा -i कैप। सिमिलरली हमारा F3y क्या होगा, 5/√2 साइन 45 और ये हमारा पॉजिटिव में है तो j कैप। ठीक है, तो देखो ये कितना आएगा हमारा, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो ये आएगा हमारा -2.5i और ये कितना आएगा 2.5j। ठीक है, तो देखो हमारा जो नेट फोर्स बनेगा F वेक्टर वो क्या है, पहला F1 कितना हमारा 10 न्यूटन आई। ठीक है, तो हम सीधा लिख लेते हैं अभी यहाँ 10 न्यूटन आई प्लस F2 की जगह हम लेंगे F2x और F2y, तो F2x कितना होगा 10√2 cos 45, cos 45 1/√2, वहाँ से √2 कट गया तो 10i, तो ये आएगा आपका 10i और वो भी आएगा आपका 10j, F2y 10j। फिर हमारा F3 है, F3 इन दो वेक्टर में डिवाइड कर दिया, ये आएगा हमारा -2.5i और ये आएगा आपका +2.5j। तो हमारा नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया, अच्छा यहाँ पर ये न्यूटन, हर जगह न्यूटन लगाना है वैसे आपको। ठीक है, नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, फाइनली लगा देना, वैसे लगाना चाहिए। तो 10 + 10 20, 20 - 2.5 मतलब 17.5i प्लस j कंपोनेंट कितने हैं 10 + 2.5 मतलब 12.5j। तो देखो हमारा जो नेट f वेक्टर है वो क्या है, दो वेक्टर्स, एक तो है इस डायरेक्शन में कितना 17.5 x डायरेक्शन में क्योंकि i है ना, ये x है, और फिर एक वेक्टर है हमारा 12.5 ऊपर की तरफ j में। ओके, तो हमें नेट निकालना है, नेट फोर्स कितना आएगा। अब वेक्टर एडिशन कर दो, इजी है। इसको उठा के मैं इधर रखूं तो ये लेंथ है हमारी 12.5, तो ये वेक्टर कितना होगा हमारा, आप मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो इजीली, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उनका स्क्वायर रूट कर दो तो हाइपोटेन्यूस आ गया, और एंगल भी आप निकाल सकते हो tan इनवर्स करके। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो मतलब tan थीटा बराबर होता है 12.5 डिवाइड बाय 17.5, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस, निकाल लो। जब वेक्टर आप अपनी मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे ना तो आप
अच्छे से ईजिली समझ जाएंगे सब कुछ। अभी क्योंकि हम फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो मैंने फटाफट फटाफट सब कुछ करा दिया, ठीक है। तो अभी जैसे देखो, अगर इस चीज़ के अंदर है ना वेक्टर्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है ना, तो घबराइए मत। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी जब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, मोशन इन 2D प्लेन करेंगे, और जब हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन, और आगे जितना भी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो जब हम वेक्टर्स यूज़ करेंगे ना, तो वो यूज़ करते करते ही आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा वेक्टर्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था वेक्टर्स का कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ यूज़फुल आपने सीखा होगा इस वीडियो से। और अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई फेसबुक पेज। मेरा फेसबुक पेज है रिवोडू का, और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।